नहीं आऊँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी का पार्ट नंबर 3। पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी या नहीं देखी है बताइए। अरे देखी या नहीं देखी? आई बात समझ में? सब क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे कि दोस्तों ये ग्राफ क्या चक्कर है। मैं आपको बताऊं ना, ग्राफ आप लोगों ने फालतू में डर बैठा रखा है। ग्राफ पता नहीं सर क्या है, बहुत सिंपल है। इससे अभी मैं आपको बताऊंगा, आप खुद बोलोगे अरे सर इतना सिंपल था क्या, मुझे तो समझ ही नहीं है, मतलब मैं तो फालतू में परेशान होता था। आ जाओ दोस्तों, ग्राफ बेसिकली होता क्या है, कौन मुझे बताएगा? ग्राफ बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन ही तो है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि वर्ष 2001 में, ठीक है, आपकी हाइट कितनी थी? मान लो 150 सेंटीमीटर। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। मान लो वर्ष 2002 में आपकी हाइट थी 152 सेंटीमीटर। वर्ष 2003 में आपकी हाइट थी 156 सेंटीमीटर। तो एक तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, टेबल। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है दोस्तों? ग्राफ। ग्राफ में क्या ले लिया मैंने? एक एक्सिस पे ईयर ले लिया, ये लिख दिया कि ये भाई सन 2001 है, ये सन 2002 है, ये सन 2003 है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिख दी? आपकी हाइट लिख दी कि भाई ये आप लोगों की 150 है, ये 151 है, ये 152 है, ये 153 है, 154 है, 155 है, 156 है। तो दोस्तों आपका सन 2001 में आपकी हाइट थी 150, तो मैंने ये एक पॉइंट बना दिया। 2002 में आपकी हाइट थी 152, तो मैंने ये एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, और आपके 2003 में थी 156, तो मैंने ये एक पॉइंट बना दिया। तो ये बेसिकली इससे क्या पता पड़ रहा है आपको? चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? तो जस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सिमिलरली क्या है, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, बिल्कुल चल रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो, ठीक है, तो आपकी कुछ ना कुछ तो क्या होगी? स्पीड होगी, या वेलोसिटी बोल दो, जो भी आप बोलना चाहे। और मान लो दोस्तों आप एक्सलेट कर रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी भी टाइम के साथ में। बताओ बात क्लियर है या नहीं है? या मैं बोलूं जब आप चल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो। मान लो पहले 10 मीटर में आपने, पहले 10 सेकंड में 10 मीटर तय करी, हो सकता है फिर अगले 10 सेकंड में आपकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से आपने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो आप क्या कर रहे हो? मोशन कर रहे हो। मैंने क्या करा? आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, आप कितनी दूरी तय कर रहे हो, ये मैं देख रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में। तो मैंने ग्राफ बनाया, पहले मैंने ग्राफ बनाया। मान लो ये ग्राफ में बना रहा हूं कुछ ऐसा। दोस्तों इस ग्राफ से क्या मतलब है? इस ग्राफ के मैंने पॉइंट डाल दिए, ये है ओ पॉइंट, ये है ए पॉइंट, ये ओ से ए हो गया, फिर ये है आपका ए से बी, और फिर है ये है आपका बी से सी। दोस्तों ओ से ए के दौरान क्या हुआ है आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, ओ से ए के दौरान क्या हुआ है आप मुझे बताओ, जरा बताओ क्या हुआ है? बता ही नहीं रहे यार आप, हैं? ओ से ए के दौरान क्या हुआ है सर? कुछ डिस्टेंस ही कवर नहीं करी, मतलब बिल्कुल गाड़ी में बैठे हो आप, चल ही नहीं रहे। तो ओ से ए के दौरान मैं बोल दूं क्या दोस्तों? आप किस में हो? रेस्ट में हो, विराम में हो? कोई दिक्कत है क्या अगर मैं ये वर्ड यूज कर लूं कि यार आप रेस्ट में हो, आप विराम में हो? अगर मैं ऐसा बोल दूं तो कोई दिक्कत की बात है क्या? क्या आप रेस्ट में हो, विराम में हो, ऐसा कोई बोल दूं तो कोई दिक्कत की बात है क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं सर।
दोस्तों ए से बी के दौरान क्या है बताओ सर? जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे मैंने कुछ दूरी भी तय कर रहा हूं सर। इसका मतलब आप मोशन में हो, गति में हो, बताओ ऐसा बोल सकता हूं क्या? बताओ। सिमिलरली बी से सी में भी आप लोग देखोगे क्या हो रहा है सर, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है। अब तो सर मैं तो बहुत एक्टिव हो गया, देखो कम समय में बहुत ज्यादा कवर कर लिया, देखो इतने से समय में देखो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो बी से सी में भी आप मोशन में हो, ठीक है, गति में हो। बात क्लियर है क्या दोस्तों? बताओ, बात क्लियर है क्या? ठीक है। दोस्तों एक चीज आप लोग बस ध्यान से समझो कि सर ए से बी में जो है ना, इस दौरान आप देखोगे ए से बी में सर इतने टाइम में मैंने कुछ दूरी तय करी है। लेकिन सर बी से सी में क्या हुआ सर, कम टाइम में मैंने ज्यादा दूरी तय कर ली ना, बहुत ज्यादा दूरी तय कर ली। देखो ये ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है, यानी सर इस समांतराल में बहुत ज्यादा दूरी तय कर ली। बताओ बात सही है या नहीं है? तो दूरी ज्यादा तय कब करोगे? जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं बी से सी में बोल सकते हो सर यहां पर जो स्पीड थी, आपकी जो चाल थी वो ज्यादा थी, बोलो हां या ना। और सर यहां पर इसके कंपैरिजन में कम थी, बोलो हां या ना। अरे बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। तो यार एक चीज मुझे बताओ, ये ए से बी की लाइन ऐसी है और बी से सी की लाइन थोड़ी ऐसी है। मैं बोल रहा हूं ए से बी में स्पीड कम है, बी से सी में ज्यादा है। तो ये बात आप कैसे पता लगा सकते हो, या फिर इससे कोई कनेक्ट कर सकते हो क्या कि सर ए से बी में देखो ऐसा है इसलिए हम बोल देंगे स्पीड कम है, और बी से सी में ऐसा है इसलिए हम लोग बोल देंगे स्पीड ज्यादा? कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या? कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या? हाँ रिलेट कर सकते हो। देखो दोस्तों ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसका स्लोप क्या है, काफी कम है। स्लोप का मतलब क्या है, आप इस पे बैठ जाओगे ना तो उतना नहीं गिरोगे, स्लोप काफी कम है। इस पे बैठ जाओगे तो उसका स्लोप काफी ज्यादा है, गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो कुल मिला के मैं आपको बोल सकता हूं क्या कि सर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, टाइम ग्राफ होता है, इसका जो स्लोप होता है ना, इसका जो ढाल होता है, वो आपको क्या देता है, स्पीड देता है, चाल देता है। दोस्तों बताओ यार, आई क्या बात समझ में? यार बोलते नहीं हो दोस्तों आप। स्पीड देता है, चाल देता है, बताओ। देखो कितनी छोटी सी चीज है, बताओ। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक लड़का है ए, वो गाड़ी लेके जा रहा है बढ़िया, कोई बी लड़का है वो भी गाड़ी लेके जा रहा है। दोस्तों मैंने क्या करा, ग्राफ बनाया दोनों का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया। ए का ग्राफ ऐसा आया, बी का ग्राफ ऐसा आया। तो मुझे बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है? वैसे तो कॉमन सेंस लगा सकते हो दोस्तों, ये जो बी वाला है ना वो कम टाइम में काफी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए वाला बहुत ज्यादा कर रहा है। तो आप ऐसे बोल दोगे ए की स्पीड ज्यादा है। या दूसरा तरीका, स्लोप देख लो, ढाल, किसका ढाल ज्यादा है? इसका ज्यादा है सर, है ना, इसका स्लोप काफी ज्यादा है सर, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई क्या किसी को? किसी को ये बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ या ना। आ गई क्या? आ गई। देखो ग्राफ का तुम अभी सब बता दूंगा, टेंशन मत लो, सारे ग्राफ बता दूंगा आपको, ठीक है? बस आप समझो, एक ग्राफ को समझ लोगे सारे आ जाएंगे, एक ग्राफ को समझ लोगे सारे ग्राफ आ जाएंगे आपको, टेंशन मत लो आप, ठीक है? आ जाओ। नेक्स्ट मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला चलो छोड़ो, ये बात समझ में आ गई क्या? आ गई बात समझ में? तो दोस्तों जैसे आपको पता है डिस्टेंस होता है वैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे आपको पता है जैसे स्पीड होता है वैसे ही वेलोसिटी होता है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड दे रहा है, तो अगर मैं ग्राफ निकालू किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ लू मैं, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा, वेलोसिटी देगा, वेग देगा। बात बराबर है क्या? सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आई बात समझ में? थोड़ा सा आगे चले, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब मैं ग्राफ कौन सा बना रहा हूं, जैसे आप चल रहे हो सीधा तो आपकी कुछ स्पीड भी होगी, या मैं बोलूं आपकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो मैं अब ग्राफ बना रहा हूं किसका, वेलोसिटी का, यानी वेग का, और टाइम का, मतलब आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ में कैसे चेंज कर रही है। तो आप चल रहे हो तो मैंने आप अब देखा कभी आपकी वेलोसिटी कभी इतनी है कभी इतनी है, तो मैंने इसे ग्राफ बनाने की कोशिश करी, तो ग्राफ ऐसा है आपका।
ठीक है, ये मैंने तीन, ये ओ से, ये मान लो ये क्या है, ओ से ए, ये आप लोग मान लो ए से बी, और फिर ये आप लोग मान लो बी से सी। बताओ आप क्या बोलना चाहोगे इस ओ से ए के मोशन के लिए, आप क्या बोलना चाहोगे बताओ, क्या बोलना चाहोगे बताओ, कमेंट करके बताओ। इस ओ से ए के मोशन के लिए क्या बोलना चाहोगे? सर इसकी जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है। देखो टाइम बढ़ता जा रहा है सर, इसकी फिक्स वेलोसिटी है ना, बढ़ रहा है ना, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। मान लो अगर 30 मीटर पर सेकंड है, लो इधर लिख देता हूं, मान लो इधर लिख देता हूं 30 मीटर पर सेकंड, तो आप बोलोगे सर 30 से चल रहा है, बेचारा कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपसे क्या बोल सकते हो क्या सर, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी इस जगह एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सर बोल तो रहा हूं वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बहुत बढ़िया, आ जाओ दोस्तों इस ए से बी में बताओ, अरे इस ए से बी में बताओ, बताओ सर। यहां पर आप देखोगे थोड़ी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी इसने एक्सेलरेट किया है। बताओ ए से बी में मैं बोल सकता हूं क्या कि जो वेलोसिटी है या वेग जो है वो बढ़ रहा है? बताओ, बोल दूं क्या, बढ़ रहा है? बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है दोस्तों, बी से सी में भी बढ़ रहा है, बी से सी में भी बढ़ रहा है, बी से सी में भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर इतने से टाइम में केवल इतनी सी बढ़ी, जबकि बी से सी में इतने टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी दोस्तों ज्यादा कब बढ़ती है, जब एक्सेलरेशन ज्यादा देते हो तब ज्यादा बढ़ती ना, झूम। आपने थोड़ा सा एक्सेलरेशन दिया, वेलोसिटी बढ़ेगी, उतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन बहुत तेज आपने दिया तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ए से बी में वेलोसिटी बढ़ रहा है या बढ़ रही है, बी से सी में बढ़ रही है, लेकिन यहां पर तेज गति से बढ़ रही है। यानी यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू है ज्यादा, है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, लेकिन ज्यादा नहीं है, कम है। एक्सेलरेशन तो है लेकिन यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है। लिख देता हूं कम, एक्सेलरेशन का मान कम है, यहां पर एक्सेलरेशन का मान ज्यादा है। बोलो हाँ या ना। दोस्तों अब आप मुझे बताइए, एक लाइन है ये, यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू है कम, एक लाइन है ये यहां पर ज्यादा है, तो कैसे रिलेट करें, कैसे रिलेट करें? तो आप लोग देखोगे दोस्तों इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो कुल मिला के मुझे एक चीज पता पड़ गया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, ग्राफ, इसका जो स्लोप होता है ना, इसका जो स्लोप होता है वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, यानी त्वरण देगा। दोस्तों बात क्लियर है क्या, बताओ, बात क्लियर है क्या? देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है क्या, आ गई बात समझ में? लो हो गया ग्राफ। बताओ पता नहीं क्या क्या करते हैं दोस्तों, ग्राफ में पता नहीं क्या होगा, ग्राफ में पता नहीं क्या होगा। दोस्तों मुझे एक चीज और बताओ, इस सबको भूल जाओ। मैथ्स में आपने सिंपल स्पीड पढ़ा होगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ा है, ठीक है। एक लड़का जा रहा है किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैंने इसका ग्राफ बनाया, एक एक्सिस पे लिया मैंने स्पीड यानी चाल, एक एक्सिस पे लिया मैंने टाइम। दोस्तों इसकी स्पीड फिक्स है, ना ही बढ़ रही है ना ही कम हो रही है टाइम के साथ में, बिल्कुल फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। बहुत बढ़िया। तो आपको एक चीज बताना है, एक चीज बतानी है आपको कि 10 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगा, 10 सेकंड में। दोस्तों फॉर्मूला लगा के जल्दी से बता दो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है ही, तो मुझे बताओ अगर इसकी स्पीड ये है 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, बताओ। मैं कुछ और बना रहा हूं जब तक आप बताओ। मैं ये बना रहा हूं कि दोस्तों 10 सेकंड तक इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। 1 से लेकर 10 तक बिल्कुल इसकी स्पीड कांस्टेंट थी, मैंने तो बस ये ग्राफ बनाया। आप तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में कवर करा, 10 सेकंड में। सेकंड से सेकंड कटा, 20 इंटू 10 200, 200 मीटर कवर करा। ये बात सही है ना, सही है या नहीं है, बताओ। ठीक है, अब मैं ये क्या ग्राफ से भी निकाल सकते हैं कि देखो इसकी स्पीड का मान कितना था, 20 मीटर पर सेकंड।
दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं ये एरिया निकालो, ये एरिया निकालो, ये एरिया निकालो, ये एरिया निकालो, ये एरिया निकालो। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 10 सेकंड, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड उठा, 20 इंटू 10 200, 200 मीटर आ गया। इससे क्या आप निकाल सकते हो, एक क्या चीज निकाल सकते हो आप, इससे ये बता दोगे कि सर जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है ना, उसका जो ये एरिया होता है ना, वो आपको डिस्टेंस देता है। तो ध्यान रखो, स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया वो आपको क्या देता है, क्या देता है, डिस्टेंस देता है सर, दूरी देता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली आप लोग ध्यान रखो, अगर आप लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया निकालोगे तो वो आपको क्या देता है, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देगा, विस्थापन देगा। दोस्तों बढ़िया कॉन्सेप्ट था क्या, बताओ। देखो कितनी आसानी से हमने ग्राफ को समझ लिया। तो मैंने आपको बस केवल 4 चीज बताई है, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई। मैंने बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा आपको स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा आपको वेलोसिटी देगा। फिर मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, और मैंने आपको बताया स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, आ गई बात समझ में। चलो तो दोस्तों कायदे से स्पीड एंड वेलोसिटी आप लोगों का खत्म हो गया, लेकिन नहीं दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट और पढ़ना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है ना, है ना, मोशन के नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे ना, आपका है ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हो गया आपका सिलेबस हो गया पूरा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊं और आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपको वर्क एनर्जी एंड पावर समझने में दिक्कत आएगी। क्लियर है क्या। तो बिना ये जो बाकी का जो पार्ट है उसको पढ़े बिना आप नहीं कर सकते वर्क एनर्जी पावर। तो हम लोगों को पढ़ना है। आप जब तक फोर्स नहीं समझोगे, आप वर्क एनर्जी पावर नहीं समझोगे, आप मास वेट एंड डेंसिटी आप लोग नहीं समझोगे, है ना, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ, चलो हेडिंग आप लोग डाल दो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए। उन्होंने बताया कि यार जो मोशन होता है ना, गति, उसमें मैं देखो 3 नियम बता रहा हूं, हमेशा देखना ये चीज एप्लीकेबल होगी, आप कभी भी करके देख लेना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने बेसिकली 3 नियम दिए, ठीक है, मोशन से संबंधित। कि अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है तो देखना उसमें 3 चीजें होगी। आइए समझते हैं एक एक नियम के बारे में। सबसे पहला नियम, पहला नियम इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि भाई मेरी बात सुनो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, जिंदगी भर रेस्ट में रहेगी। अगर कोई मोशन कर रही है ना, मान लो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी जिंदगी भर, जब तक उस पे कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये रहेगी कंडीशन। जैसे आप बोलोगे कि सर मैंने एक बॉल लुढ़काई, सर थोड़ी देर बाद में बॉल रुक गई, सर अब बताओ मोशन में थी, रुक कैसे गई, मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया दोस्तों, एयर का कोई कुछ ना कुछ रजिस्टिंग फोर्स होगा ना, एयर इस पे कुछ फोर्स लगाएगी, साथ में सरफेस और इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन फोर्स होगा, घर्षण बल, तो उसने इसको रोक दिया। अगर ये दोनों बल नहीं होते ना, ये जिंदगी भर लुढ़कती रहती है। बात क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। सर एक चीज मुझे बताओ, गार्डन में कागज का टुकड़ा पड़ा था, सर ये उड़ के वहां पर चला गया, आपने तो बोला था रेस्ट में रहेगा। अरे क्योंकि एयर ने फोर्स लगा दी इस पे, अगर एयर फोर्स नहीं लगाती ना तो जिंदगी भर वहीं पड़ा रहता वो। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम। अब एक चीज मुझे बताओ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहना चाह रहा है ना, वो तो फोर्स लगा के मिला रहे हैं, वरना रेस्ट में ही रहना चाह रहा है ना। तो कोई भी बॉडी हो ना, जब उसकी स्टेट में आप लोग चेंज करने की कोशिश करते हो ना, तो वो उसका विरोध करती है। या फिर आप लोग ये समझो कि आप जैसे मान लो आप इस पे वो तो फोर्स लगा के हिला रहे हो, मुझे बताओ ये चिन्ना सा फोर्स लगाओगे, बहुत चिन्नू सा, बहुत कम फोर्स लगाओगे तब ये हिल जाएगी क्या, नहीं हिलेगी। तो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब अगर थोड़ा सा कम फोर्स लगा रहे हो ना, उसका विरोध कर रही है कि यार रुक जा रहे यार। जब आपने अति कर दी, ज्यादा ही फोर्स लगा दी, तब जाके वो अपनी जगह से हिली। तो क्या होता है, कोई भी बॉडी होती है ना, वो अपने आप अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है,
और इवन जब आप लोग उसकी अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करते हो तो वो उसका थोड़ा विरोध भी करती है। इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को, हालांकि ये अवगुण है लेकिन हम इसको गुण बोलेंगे, उसके इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। और दोस्तों इसीलिए हम लोग न्यूटन साहब के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला नियम क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में, रेस्ट पे रहेगी, मोशन में मोशन ही करती रहेगी जब तक उस पर आप लोग कोई फोर्स नहीं लगाओगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जैसे मान लो ये बेचारा रेस्ट में था, ये वहीं रहता, ये थोड़ा मोशन क्यों कर गया? क्योंकि इस पे बल लगाया गया। ये बॉल क्यों कर रही है? क्योंकि इस पे बल लगाया गया। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में आ जाओ। अब दोस्तों मैंने आपको बताया, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जड़त्व के बारे में, इनर्शिया के बारे में हमको किसने बताया था? गैलीलियो नाम के व्यक्ति ने बताया था। इसीलिए हम लोग इस फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया तो बोल ही रहे हैं, साथ में लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं, क्योंकि इनर्शिया के बारे में हमको बहुत चीजें किसने बताई थी? गैलीलियो ने बताई थी। ठीक है क्या? ये नियम क्या है, सब चीज मैंने आपको बता दी, थोड़ी डाल दी इसमें, लेकिन जो चीज है एक्चुअल में वही है। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में समझते हैं। मैंने क्या बताया? इनर्शिया बेसिकली है क्या? किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, किसी बॉडी का वो कैरेक्टर जिसकी वजह से वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देता, या हो रहा है तो उसका थोड़ा विरोध करता है जहां तक हो पाता है। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई क्या? तो इनर्शिया बेसिकली क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसके माध्यम से वो रजिस्ट करता है। अगर उसके कोई चेंज हो रहा है उसकी अवस्था में, मोशन में तो उसका चेंज, मतलब मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, आप फोर्स लगाओगे तो मोशन में नहीं आना चाहेगा। हालांकि फोर्स लगा दोगे बहुत ज्यादा तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली। क्लियर है क्या? तो सर मुझे बताओ, सर पता कैसे पड़ेगा किसका इनर्शिया ज्यादा है किसका कम है? जैसे मुझे बताओ, ये छोटी सी कोई वस्तु रखी है, एक बड़ी सी वस्तु रखी है, इस पे आप थोड़ा फोर्स लगाया, इस पे कुछ नहीं हुआ, इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये हिल गया, यानी इसका ढीठपन कम था, इसका इनर्शिया कम था। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं किसी बॉडी का इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, आप लोग बोलोगे उसके द्रव्यमान पे। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, तो दोस्तों उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जड़त्व भी ज्यादा होगा। भारी चीज अगर कोई रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो? बिल्कुल। अब सर ये जो इनर्शिया होता है ना, अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आपने बताया इनर्शिया क्या है? ढीठपन। मानो ढीठपन, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाह रहा। तो जैसे मान लो अगर कोई रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाह रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी विराम का जड़त्व। अब सर ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है क्या? देखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके एग्जांपल भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले समझो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। इनर्शिया ऑफ मोशन आप लोग किसको बोलोगे कि सर अगर कोई बॉडी मोशन में ना, मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहेगी। इसे आप लोग क्या बोलोगे? इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व। कहानी क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चले आगे, बात आ गई समझ में? आई या नहीं आई? अरे आ गई क्या? अरे आ गई क्या? अरे आ गई क्या? बिल्कुल सर आ गई। सर एग्जांपल बताओ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। दोस्तों आप मुझे बताओ, जब आप लोग कोई, मान लो आपके कपड़े हैं, जब उस पे आप लोग है ना ऐसे डंडा मारोगे तो उससे क्या डस्ट निकलती है क्या? क्या डस्ट निकलती है क्या? बताओ, निकलती है क्या? और एग्जांपल बताओ। दोस्तों जब आप लोग कोई वाहन एकदम से चलाता है तो पीछे की ओर आता है क्या? पीछे की ओर गिरता है क्या? बताओ। या मैं इसका और एग्जांपल बताऊं, जब आप लोग किसी को हिलाते हो तो क्या वो पेड़, उससे जो फल वगैरह होते हैं, गिरते हैं क्या? दोस्तों सब क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल है। कैसे है? ध्यान से समझो। देखो, जैसे सबसे पहले तो आप लोग समझो, जैसे मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ की टहनी है, इससे एप्पल लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, आप इसको हिला रहे हो। दोस्तों ये पहले क्या था? रेस्ट में था, तो ये क्या चाहेगा? रेस्ट में ही रहना चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा।
तो होगा क्या, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ये तो इधर ही रहना चाहेगा, लेकिन आप इसको हिला रहे हो पेड़ की टहनी को इधर, तो पेड़ की टहनी इधर जाएगी, ये इधर ही रहना चाहेगा, तो दोस्तों इसकी वजह से ये यहां से टूट जाएगा। इसलिए आप लोग जब हिलाते हो तो पेड़ के जो आप लोगों के फल होते हैं वो नीचे आते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दोस्तों जैसे मान लो आप किसी बाइक पे हो, आप किसी बाइक पे हो, पहले रेस्ट में थे, अब इसने एकदम से बाइक चला दी, आप क्या चाहते हो, रेस्ट में रहना चाहते हो, तो आपकी बॉडी का जो निचला पार्ट होता है ना वो तो बाइक के कांटेक्ट में होता है, तो वो तो उसके साथ में आगे हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो मैं उधर ही रहूं, तो ये हो जाएगा आगे, आपको ऊपर, आप इधर ही रहना चाहोगे, ये चल जाएगा आगे। तो कुल मिला के आप कहां पर गिर रहे हो, पीछे की ओर गिर रहे हो, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों ये आपका कोई कपड़ा है, उसमें डस्ट के पार्टिकल है, मान लो ये डस्ट का पार्टिकल है, एक बड़ा करके बताता हूं मैं, इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, आपको पता है। दोस्तों आपने इसको क्लॉथ को हिलाया, मान लो क्लॉथ पहले ऐसे था, जैसे ऐसे मान लो क्लॉथ पहले ऐसे था, अब क्लॉथ कैसा हो गया, मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो डस्ट पार्टिकल की भी आप पहले ऐसे था, डस्ट पार्टिकल को भी मूव करवाना चाह रहे हो आप, क्योंकि कपड़े में अटका हुआ है, लेकिन डस्ट पार्टिकल बोलेगा नहीं भाई मैं तो इधर ही रहूंगा, मैं तो उधर ही रहूंगा, तो कपड़ा चला जाता है पीछे, डस्ट पार्टिकल आ जाता है बाहर। क्लियर है क्या? तो ये सब क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। दोस्तों अच्छे से समझाए कि मैंने, बताओ मजा आया क्या? वरना सब जब बोल देते हैं अरे ये देखो ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है, समझाते नहीं हो, ना ही बच्चे समझते हैं। क्लियर है? चले आगे। तो थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, आपकी इजाजत हो तो। मैं आपको बोल रहा हूं ना बेसिक इंजीनियरिंग में तो आप टेंशन मत लो, 40 में से 40 लाएंगे अपन। बस मिठाई का डब्बा लेके आ जाना चुपचाप, हाँ सर सिलेक्शन हो जाए और चुपचाप बैठ जाओ। आ जाए, चले आगे, चलो आ जाओ, आ जाओ। और एग्जांपल बताओ सर, ये कम नहीं है। देखो एक चीज मुझे बताओ, अगर आप लोग कभी है ना एक काम करना, कोई कपड़ा उसको एकदम से खींचना, तो उसके ऊपर जो चीज रखी होगी ना उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो रेस्ट में रहना चाह रही है। अब आपने डिस्टरबेंस किया, वो इतना कम समय के लिए डिस्टरबेंस था कि वो अपनी मस्ती में था, मैं तो रेस्ट में रहूंगा, इतनी देर में तो वो काम भी कर गया। समझ रहे हो बात को? तो अगर इसमें आप बहुत धीरे धीरे करते हैं, टाइम लगाते हैं, तो वो क्या बोलता है, बोतल क्या बोलती है, मैं रेस्ट में हूं यार, मुझे मत छेड़ो, लेकिन आप छेड़ते जा रहे हो, छेड़ते जा रहे हो, तो कुल मिला के वो फिर वो हट जाए, इमोशन में आ जाएगी वो। आपने इतना समय नहीं दिया इमोशन मानने का, ले भाई तो रेस्ट में आप अपना काम कर गए। क्लियर है क्या? चलो सर और एग्जांपल बताओ। दोस्तों क्या टमाटर की केचप को जब आप लोग ऐसे हिलाते हो तब जाके निकलता है क्या? इसके पीछे कारण क्या है सर? ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे है? देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, अंदर का जो है वो रेस्ट में रहना चाह रहा है, लेकिन जब आप बहुत फोर्स लगा रहे हो, पूरा तो नहीं निकल रहा क्योंकि पूरा रेस्ट में, लेकिन जो पार्ट आपका थोड़ा सा बाकी से डिटैच होता है तो फोर्स लगाने पे वो बाहर निकल आपका जाता है। ठीक है, बहुत एग्जांपल है, अर्थक्वेक वगैरह ये है ना। चलो मैंने आपको बता दिया एक्चुअली में इनर्शिया ऑफ रेस्ट है क्या। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग अरे कितने एग्जांपल डाल दिए मैंने। ये देखो वही सेम चीज, कार्ड के ऊपर आपने कोई रखा, कॉइन रखा, एकदम से कार्ड खींच लिया, उस बेचारे को मौका ही नहीं दिया, रेस्ट में था, वो तो चाहता है मैं रेस्ट में रहूं, तो वो उसकी चाहत ऐसी कैसे रही, इतनी देर में आप नीचे से वो निकाल के लगे, नीचे गिर गया वो। ठीक है आप लोगों का? ठीक है, चले आगे आ जाओ। अब बात करते हैं सर एग्जांपल बताइए इनर्शिया ऑफ मोशन के। कोई चाहता है मोशन में रहे, तो वो मोशन में रहना क्यों चाहता है? अब देखो आपको पता है कि अगर कोई बहुत लॉन्ग जंप करना चाहता है तो उससे पहले कुछ रन करता है ना, वो रन करता है ना, क्योंकि अगर वो यहां से ही जंप मारेगा, अभी क्या है रेस्ट है, तो सीधे रेस्ट से अगर वो मोशन में आना चाहेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी उस स्थिति में विरोध करना, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जबकि अगर पहले से ही थोड़ा मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, तो यहां पर बस मोशन बढ़ाना है, अवस्था में परिवर्तन नहीं करना। क्लियर है क्या? तो इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरी बात दोस्तों, इंजन जब बंद हो जाता है, जब भी गाड़ी चलती है, आप एक्टिवा चला रहे हो, बंद कर दो, चलेगी क्यों? क्योंकि वो भी मोशन में, वो चाहती है मैं मोशन में रहूं, वो चाहती है मोशन में रहूं, इसलिए वो चलती जा रही है। वो अलग बात है दोस्तों, एयर के फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो जाके रुक जाएगी, बट वो चलती रहेगी आप लोगों की। ठीक है, ठीक है दोस्तों। हैमर थ्रो में आपने देखा है पहले ऐसे घूमते हैं, सीधे क्यों नहीं फेंकते दोस्तों? सीधे फेंकोगे अभी वो रेस्ट में है, उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसको पहले ही मोशन में लिया हो, मोशन में लिया हो, जिससे चीजें आसान हो जाए आपकी। ठीक है क्या? ठीक है, अरे आ गई बात समझ में?
बात आ गई सर जीके जीएस होता तो उसकी जगह पर मैथ्स इंजीनियरिंग रहेगा, बेसिक इंजीनियरिंग उसकी ड्राइविंग, देखते हैं अभी, ठीक है। आ जाओ, तो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, मोमेंटम यानी संवेग। दोस्तों मोमेंटम क्या होता है, देखो अगर कोई एम मास की बॉडी अगर मोशन कर रही है तो आप लोग बोलोगे उसको बढ़िया मोमेंटम है, मोमेंटम है। तो जब भी कोई मोशन करता है उसके पास में मोमेंटम होता है, संवेग होता है। अभी मोमेंटम होता क्या है दोस्तों, अगर कोई एम मास की बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई वेग होगा, वेग को मैंने मान लिया v है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम संवेग क्या होगा, संवेग को p से डिनोट करते हैं, क्योंकि m से कर नहीं सकते, m मास के लिए करते, द्रव्यमान के लिए। तो किसी भी बॉडी का संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी सर, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट सर आ गई ये। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो सर इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, मास को मापते हो ग्राम में, वेलोसिटी की होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या। चलिए अब मुझे इसकी डायमेंशन बताओ, वीमा बताओ, वीमा क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, किलोग्राम यानी मास आ रहा है m की पावर 1, मीटर यानी लेंथ आ रही है l की पावर 1, सेकंड यानी टाइम आ रहा है t की पावर 1। तो क्या हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। ये इसकी डायमेंशन हो गई, ये इसकी वीमा हो गई। क्लियर है क्या। अरे आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। सर ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, दोस्तों वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो अगर ये सदिश राशि है तो ये भी एक सदिश राशि होगी। मोमेंटम भी क्या है, एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई क्या, आ गई। दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक टर्म और है, वो है इंपल्स यानी आवेग, ठीक है, इंपल्स यानी आवेग। तो ये आवेग है क्या, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, संवेग में जो परिवर्तन आ रहा है ना, उसे ही आवेग बोलते हैं। जैसे मान लो कोई एम मास की बॉडी थी, पहले दोस्तों यू वेलोसिटी से जा रही थी, इस पे किसी ने फोर्स लगा दिया, कोई धक्का लगा दिया, जिससे इसका वेलोसिटी क्या हो गया, टी टाइम में इसका वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गया, वी हो गया। तो मैं आपको बोलूं इंपल्स, आवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन को ही आवेग बोलते हो। पहले संवेग कितना था, मास इंटू ये, बाद में संवेग कितना हो गया, मास इंटू, अब वेलोसिटी हो गई। तो इंपल्स की वैल्यू क्या है, आवेग। आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। पहले संवेग था इतना, अब कितना हो गया, इतना। कितना परिवर्तन हो गया, mv माइनस mv, इतना परिवर्तन हो गया। बात क्लियर है, आई बात समझ में। तो इसका मात्रक क्या होगा, आवेग का, वही संवेग का होगा जो, क्योंकि 4 किलो में से 2 किलो माइनस करोगे तो 2 किलो बचेगा ना, 2 सेकंड थोड़ी बचेगा। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, यही होगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके भी विमा यही होगी जो ये होगी, क्योंकि जिनके मात्रक समान होते हैं उनकी विमा से समान होती है। आ जाओ, तो मोमेंटम आपको थोड़ा सा समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेकंड लॉ की, न्यूटन साहब के सेकंड लॉ की, दूसरे नियम की, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, दूसरा नियम क्या बोलता है, न्यूटन साहब ये बोलते हैं कि अगर किसी के मोमेंटम में चेंज हुआ है तो जरूर उस पर कोई फोर्स लग रहा है। ये बात सही है क्या। हाँ यार, एक चीज मुझे बताओ, पहले 8 किलोग्राम की कोई वस्तु है, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही थी, इसका पहले मोमेंटम कितना था, 8 दूनी 2 16। अब मान लो सर इसका जो वेग है वो 2 से मान लो ज्यादा हो गया, 6 हो गया। अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, 8 इंटू 6 48। तो मोमेंटम ज्यादा हो गया ना, 16 से 48 हो गया। तो न्यूटन साहब का सेकंड नियम बोलता है अगर किसी बॉडी पे फोर्स, मतलब अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसका संवेग चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उस पे फोर्स लगा है। ये बात आप मानते हो क्या, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये बोलते हैं कि अगर मोमेंटम में बहुत ज्यादा रेट से चेंज हो रहा है, मतलब मान लो 16 से 48 होने में मान लो केवल 2 सेकंड ही लगे, तो इसका मतलब फोर्स बहुत ज्यादा लगा है आपने। मान लो 16 से 48 होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मान लो 20 सेकंड लग रहा है, तो इसका मतलब फोर्स तो लगा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि देखो कितना टाइम लग गया इसके मोमेंटम में चेंज होने में, ठीक है। तो आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई तो यही न्यूटन साहब का सेकंड लॉ है। न्यूटन साहब का सेकंड लॉ क्या है, किसी भी बॉडी पे लगाया गया फोर्स, वापस समझिए, किसी भी बॉडी पे लगाया गया फोर्स उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी उसके मोमेंटम में चेंज जो हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, ये कैसे पता पड़ेगा, उसके लगाए गए फोर्स के वजह से। अगर फोर्स आपका ज्यादा लग रहा है तो मोमेंटम में चेंज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा।
अब सर नहीं आया मुझे तो समझ में, कोई बात नहीं, नहीं आया, आप ऐसे समझो। देखो देखो, कोई m मास की बॉडी है, वो मान लीजिए दोस्तों u वेलोसिटी से मोशन कर रही थी। आपने क्या लगा दिया, इस पे फोर्स लगा दिया और फोर्स लगा दिया एक F। इससे क्या हो गया, इसकी जो वेलोसिटी थी वो u से बढ़ के क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, और मान लेते हैं ये जो चेंज हुआ इसमें जो टाइम कितना लगा, t टाइम लगा। दोस्तों यहां पर मोमेंटम कितना था, यहां पर संवेग कितना था, m इंटू यू, ये क्या था, इनिशियल मोमेंटम था। दोस्तों यहां पर मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी। बोलो बात सही है क्या, क्लियर है क्या, बताओ। तो मैंने आपको ये पूछना चाह रहा हूं, फोर्स कितना लगा, फोर्स कितना लगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स क्या होता है, लगाया गया फोर्स संवेग में परिवर्तन की दर, यानी संवेग में परिवर्तन कितना हुआ बट्टे कितने टाइम में, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ बट्टे कितने टाइम में हुआ। कितना हुआ चेंज, mu से mv हो गया, कितना चेंज हो गया, mv माइनस mu। कितने टाइम में हुआ, t टाइम में हुआ। ठीक है दोस्तों, मास तो कांस्टेंट होता है, मास तो उतना ही होगा ना, पहले 2 किलो का था अब भी 2 किलो का, तो मास को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, v माइनस यू बचा टाइम। दोस्तों ये v माइनस यू क्या है, वेग में परिवर्तन, ये क्या है, टाइम। तो वेग में परिवर्तन आ गया बट्टे इतने टाइम में, इसको क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन बोलते हो ना। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में, बात आई क्या समझ में, ये नहीं आई, अरे बात आई है समझ में, ये नहीं आई, आ गई क्या, आ गई क्या, आ गई क्या, आ गई सर। तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो बेसिकली कहां से आता है, वो इस चीज से आता है आपका। ठीक है, अब फोर्स की बात करते हैं दोस्तों, यूनिट की। यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट। आप बताओ, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी एसआई यूनिट आ गई किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होती है आप लोगों की, सर मास को ले लो ग्राम में, और ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, डाइन। ठीक है, तो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। इनमें कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल। देखो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, सर न्यूटन होता है। किलोग्राम को क्या बोल दूं मैं, 1000 ग्राम बोल दूं, या 10 की पावर 3 ग्राम बोल दूं, क्लियर है क्या। मीटर को 100 सेंटीमीटर बोल दूं, बट्टे सेकंड स्क्वायर बराबर क्या हो गया, न्यूटन हो गया। अब ये ग्राम गुना सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, डाइन के बराबर है। तो यहां से आपको पता पड़ गया, एक न्यूटन में क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आ गई क्या, आ गई क्या, आ गई बात समझ में, अरे आ गई क्या, अरे आ गई क्या, अरे आ गई क्या। अब आप लोग मुझे बताइए, इसकी डायमेंशन क्या होगी, विमा क्या होगी। पहले चैप्टर में तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने आपको बोला था जैसे जैसे आगे चलोगे तब आप लोग सीखोगे। अभी अब मैं आपको समझाऊंगा, रटना हो जाएगा। अब बताओ डायमेंशन, वो समय आ गया। तो किलोग्राम की क्या किलोग्राम मास की यूनिट है, तो m की पावर 1। मीटर लेंथ की यूनिट है, लेंथ की l की पावर 1। सेकंड टाइम की यूनिट है, तो t की पावर 2। तो कितनी क्या होगी डायमेंशन, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। याद रह जाएगा। और मैं आप लोगों को बोलूंगा फोर्स की डायमेंशन सीधे याद रखो, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। ऐसा क्यों है, क्योंकि फोर्स कई जगह यूज होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत जगह यूज आने वाली है, तो सीधे आप लोग याद रख लो, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। आ गई क्या, आ गई बात समझ में, आ गई क्या, आ जाओ। चलिए अब सर फोर्स है क्या, ये तो समझाओ। अरे यार बच्चों वाली चीज है यार, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, क्या बताऊं मैं इसमें, ठीक है मैं इसमें क्या बताऊं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अच्छा बच्चा जानता है ना। चलो मैं क्या बताऊं, इसकी यूनिट ये होती है, या इसको न्यूटन बोल सकते हो। मैं इसको क्या बताऊं, इसकी सीजीएस यूनिट डाइन होती है। बताओ, बताने की जरूरत है क्या सर, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। दोस्तों फोर्स क्या कर सकता है, अगर कोई स्टेशनरी, अगर कोई रेस्ट में है तो उसको लगा के मोशन में ला सकता है, या अगर कोई मोशन में है तो उस फोर्स लगा के
उसको रेस्ट में ला सकता है। जैसे मान लो कोई फुटबॉल आ रही है आपके पास में मोशन में, बहुत फोर्स लगाया, रुक गई। क्लियर है? और क्या इफेक्ट हो सकता है दोस्तों? एक गतिमान पिंड को रोक सकता है। जैसे आप लोगों को पता है, जब आप लोग साइकिल चला रहे हो मोशन में, जब आप लोग ब्रेक दबाते हो, वो लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो आपके जो ब्रेक पैड है ना टायर के चिपक जाता है, जिससे वो रुक जाती है। ठीक है, ये मतलब सिंपल चीज है। ठीक है, तो गति बदल सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है आप लोगों का, बताने की जरूरत है कि तो बेसिक चीज है। आ जाओ और बताओ सर। सर दिशा बदल सकता है। जैसे मान लो बॉल आ रही थी ऐसे, आपने फोर्स लगा के बॉल को भेज दिया उधर, दिशा ही बदल दी आपने उसकी। क्लियर है क्या? जैसे मान लो ये फुटबॉल आ रही थी ऐसे, फोर्स लगाया आपने, दिशा ही चेंज हो गई। तो ये सारे क्या है? फोर्स के इफेक्ट है। सर और क्या इफेक्ट हो सकता है? सर शेप बदल सकता है। जैसे आपने देखा होगा बैलून को आप लोग प्रेस करोगे, फोर्स लगाओगे, उसकी शेप बदल जाएगी। क्लियर? रबड़ को आप लोग खींचोगे, उसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी शेप बदल गई ना। ठीक है, तो फोर्स के ये इफेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये न्यूटन के हमने 2 नियम समझे, तीसरा नियम हम लोग समझते हैं। आ जाइए, हेडिंग आप लोग डाल दीजिए। ये कहां से आ गया? हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या है? इसे आप लोग एक्शन रिएक्शन लॉ यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। सर क्या होता है नियम? ये नियम बोलता है कि एवरी एक्शन, हर एक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सर इसका मतलब क्या है? यहां पर क्रिया का मतलब क्या बताता हूं। चाय पी लूं यार थोड़ी सी, मेरा गला खराब हो रहा है यार। तो ठीक है, फिर भी आपके गुड विशेष से। चलिए देखो, आ जाओ। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर क्या है? समझाओ थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है? देखो, यहां पर एक्शन का मतलब क्या है? फोर्स। जैसे दोस्तों आप मुझे बताओ, आप दीवार पे दम लगाओगे, क्या दीवार भी आप मतलब जैसे जैसे दम लगाओगे और लगाओगे, आपको हाथ पे दर्द होगा क्या? क्यों? क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हो, वॉल भी उतना ही फोर्स आप पे लगा रही है। बिल्कुल क्लियर है। जैसे मान लीजिए, अगर मैंने दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, छोटी सी बात। आप क्रिकेट खेले होंगे, आई एम श्योर। कभी आपके पास बहुत स्लो स्पीड से बॉल आए, बिल्कुल ऐसे हवा में, कितने आराम से पकड़ लोगे, हाथ पे लगेगी नहीं। और एक कभी स्लिप में लगोगे आप, बहुत तेजी से आएगी, तो आपके हाथ में लगती है ना। अरे लगती है ना। क्यों? क्योंकि आपने रोकने के लिए बॉल पे ज्यादा फोर्स लगाया। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्पीड से आ रही थी, इसलिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना था। तो उतना ही फोर्स बॉल ने आपके हाथ पे लगाया, इसलिए आप लोगों को क्या लगी दोस्तों? चोट लगी, ज्यादा लगी चोट। भाई बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है? तो कुल मिला के आप ये बोलना चाह रहे हो, सर फोर्स कभी इकलौता होगा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई किसी पे फोर्स लगाएगा तो वो भी उस पे उतना फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स कभी अकेला मिलेगा ही नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, फोर्स जो होता है ना हमेशा पेयर में होता है। कभी जीवन में आपको कोई इकलौता फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर? ठीक है। जैसे इसके सर यूज बताऊं, आप मुझे एक चीज बताओ, कभी आपने देखा है रॉकेट ऊपर जाता है तो होता क्या है दोस्तों? रॉकेट का जब फ्यूल जलता है तो जो गैसें निकलती है बाहर, वो एयर पे फोर्स लगाती है, एयर उतना ही फोर्स इस पे लगाती है जिससे ये ऊपर की ओर जाता है। सिमिलरली प्लेन में देखोगे, प्लेन से ये जो गैसेज होती है ना, से बाहर निकलती है, एयर पे लगाती है, इधर फोर्स एयर लगाएगी, इस पे इधर फोर्स, इसकी वजह से इधर चल पाएगा। क्लियर? आपने देखा होगा, जैसे नदी के किनारे नाव है, तो आप नाव से यहां पर चढ़ रहे हो किनारे पे, क्या आपकी जो नाव है बोट पीछे क्यों जाती है? इसका पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपने फोर्स लगाया किनारे पे इस तरफ या इस दिशा में, तो किनारा आप पे फोर्स लगाएगा और ये फोर्स ट्रांसमिट होता हुआ इधर जाएगा, तो बोट कहां पर जाएगी? पीछे की ओर जाएगी। क्लियर? तो ये आप लोगों का तीसरा नियम था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों स्पीड एंड वेलोसिटी अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। हालांकि हमको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ही पढ़ने थे, लेकिन दोस्तों ये मैंने आपको पढ़ाया क्योंकि ये जरूरी है।
अब हम लोग एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, चैप्टर नंबर 3 स्पीड एंड वेलोसिटी का टेस्ट भी आज शाम तक आप लोगों का डल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जैसे टेस्ट डल जाएंगे ना, शायद पहला भी नहीं डला तो आज आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है।